बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें रोगों से बचाया जाए। दस्त एक ऐसी समस्या है जो छोटे बच्चों और शिशुओं में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। साथ ही अगर बार बार बच्चे को दस्त होते हैं तो उससे उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे और उनका विकास ठीक से नहीं होता। तो ऐसे में हमें करना क्या है, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हरीश चेलानी, आप फॉर्मर हेड एंड प्रेजेंटली ही इज सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शोभना गुप्ता, डेप्यूटी कमिश्नर चाइल्ड हेल्थ एंड कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स सफदरजंग हॉस्पिटल। और आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर SK रसानिया, former director and vice principal Lady Harding Medical College and presently director professor community medicine in Lady Harding Medical College। सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। दस्त की समस्या जितनी आम है उसके प्रबंधन और बचाव को लेकर भ्रम उतने ही अधिक है और यही कारण है कि एक बड़ी चुनौती बनता है विशेषज्ञों के सामने जब बात आती है बच्चों में गंभीर लक्षणों को पहचानने की या दस्त के सही प्रबंधन करने की। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी अगर आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और आपको ये भी बता दें कि आज के कार्यक्रम में पंजाब से भी एक विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगी, डॉक्टर इंद्रदीप कौर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फ्रॉम पंजाब। आपका भी स्वागत है इंद्रदीप कौर जी। जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर चेलानी, आपसे समझना चाहेंगे कि दस्त जितनी मामूली समस्या लोगों को लगती है इसके परिणाम कई मामलों में उतने ही गंभीर हो जाते हैं। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए और नवजात शिशुओं से लेकर 5 साल के बच्चों में कितनी बड़ी चुनौती और कितनी बड़ी समस्या के रूप में आप इसे देखते हैं? थैंक यू किरण जी। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अगर मैं इसको प्रोपोर्शन देखूँ तो जो हमारे अंडर 5 जो डेथ्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि 5 साल के नीचे की जो मृत्यु होती हैं हमारे देश में, उसमें जो इसका डायरिया का प्रोपोर्शन है वो रफली 5.8 to 6% है। इसका मतलब आज की डेट में अगर ये देखें 6% जो है वो डेथ्स जो हैं वो इसमें डायरिया की वजह से हैं। बट ये सिर्फ 6% लगेगा कि ये तो बहुत एक्चुअली देखा जाए कम है। बट अगर हम पॉपुलेशन को देखें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली बिलो 5 years ऑफ एज, उसमें देखते हैं तो ये नंबर जो है बहुत लाखों में हो जाता है। और ये नंबर जो है इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बल्कि हमारा तो एम ये है कि ज़ीरो डायरिया, बिकॉज दिस इज़ अ टोटली प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। और सिर्फ मैं इसमें कहूँगा कि ये हम सिर्फ ये तो कहते हैं कि डेथ का एक कारण है, बट इसके साथ जो अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि इसके साथ कुपोषण जो है, हर एपिसोड जो डायरिया का है उसके साथ जो है वो जो मेल न्यूट्रिशन और वो जो होता है, इसके साथ जो मॉर्बिडिटी जुड़ी होती है, स्कूल एब्सेंटिज्म जो है, हालांकि ये तो बच्चे प्री स्कूल की हम बात करते हैं, बट इवन डायरिया इन द लेटर लाइफ ऑल्सो। सो इट्स ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम मैं कहूँगा, और आज की डेट में फॉर विच इज जो कि टोटली प्रिवेंटेबल है जी। और ये भी कहा जा सकता है कि जिसे हम लोग इस तरह से समझते हैं कि एक मामूली समस्या है, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जब बच्चे में डायरिया होता है कुपोषण की वजह से उसका विकास भी प्रभावित होता है और जीवन की गुणवत्ता भी। डॉक्टर शोभना, कितना महत्व आप मानती हैं स्टॉप डायरिया कैंपेन का हमारे देश में दस्त के प्रति जागरूकता और उससे बचाव के उपाय सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए? किस तरह से इस पर कार्य किया जा रहा है और क्या अप्रोच है इसके लिए? जी किरण जी, जैसे आपने कहा कि डायरिया की महत्व हम सबको पता है कि छोटे, खासकर जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए कितने ज़्यादा महत्व है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जो कार्यक्रम है हमने 10 साल पहले शुरू किया था कैंपेन का 2014 में, और उसके लिए एफर्ट पूरे साल चलते हैं क्योंकि बच्चों से दस्त की रोकथाम
एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे इस वजह से पीड़ित होते रहते हैं और हम उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसके लिए इस साल सरकार ने उसको और रिवैम्प करने के लिए हमारे मंत्री नई सरकार के दिशा निर्देश में भी हमने इस पूरे प्रोग्राम को रिवैम्प किया है, एक नया उसमें एंगल लाए हैं जी। पहले हमारी ये कैंपेन 14 दिन के लिए थी। इस बार हमने इस कैंपेन को, जो पूरे साल एक्टिविटी है, ये कैंपेन का मेन पर्पस ये है कि जो पूरे साल हम डायरिया की रोकथाम के लिए जो अवेयरनेस फैलानी है उसको पूरे देश में एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स के साथ हम उसके ऊपर इंटेंसिफाइड एफर्ट कर सकें ताकि सब लोगों को इस बारे में जागरूकता मिल सके। जी। तो अब ये जो हमारा अभियान है ये 2 महीने चलेगा पूरे देश में, और इसमें पहले हम जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आशा दीदी है, ANM है, हमारे हेल्थ ऑफिसर्स हैं, तो पहले आशा घर जाके एक ORS का पैकेट हर मदर को घर पे देती थी। इस वाली कैंपेन में वो 2 ORS के पैकेट और उसके साथ में जिंक की टैबलेट, जिसका बहुत ही महत्व है डायरिया को कंट्रोल करने में, जी। वो रखे जाएगी। 14 दिन की जिंक की टैबलेट और 2 RS के पैकेट हर मदर के पास घर पे दिए जाते हैं प्रोग्राम में, ताकि अगर किसी बच्चे को दस्त हो तो वो उसका सेवन उससे पहले ही शुरू कर दे और बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचे। बेहद महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जिंक जब दस्त होता है बच्चे को तो उसकी रिकवरी में यानी ठीक होने में काफ़ी कारगर और उपयोगी सिद्ध होता है। और जहाँ तक बात आ रही है डायरिया जो समस्या के रूप में हमारे सामने है, अब बचाव के लिए ये आवश्यक है कि इसके कारण क्या हैं वो समझ लिए जाएं। डॉक्टर रसानिया, किस तरह से समझाना चाहेंगे एक आम व्यक्ति के लिए कि विशेष तौर पर देखा जाता है बरसात के मौसम में दस्त की संभावना बढ़ जाती है, क्या कारण है जिसकी वजह से दस्त के मामले आते हैं अधिक, और कहां-कहां पर जो एरियाज है बताना चाहेंगे जहां चूक हो जाती है और कारण बनता है एक बड़े पैमाने पर समस्या होने का? धन्यवाद किरण जी। पहले मगर आपका प्रश्न जो है, मैं उससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा लेना चाहता हूँ कि दस्त होता क्या है, दस्त की परिभाषा क्या होगी। जी। दस्त की परिभाषा के लिए ये अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग परिभाषा है दस्त के लिए। जैसे जो 2 महीने से कम का बच्चा है उसके लिए माँ एक सही व्यक्ति है जो बता सकती है कि बच्चे को दस्त कब है, क्योंकि जो एक रेगुलर नॉर्मल प्रक्रिया है बच्चे के लूज मोशन दस्त की, जो अगर वो उससे कहीं नंबर बढ़ जाता है, दस्त कब कहते हैं, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर या उसकी कंसिस्टेंसी या कि पतलापन यदि दस्त में हो तब। मगर 2 महीने से ऊपर का बच्चा यदि है तो 3 से 4 यदि दस्त से ज़्यादा लूज स्टूल अगर हैं, जिसमें उसके स्टूल जो लैटिन है पतली है या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तब। जी। और और जो एक प्रश्न था कि क्या कारण रहता है आमतौर पर, चाहे बरसात के मौसम में बात की जाए, जिसकी वजह से इसके संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं? बरसात में संक्रमण का कारण मुख्यतः ये हो जाता है दूषित जल, दूषित भोजन, ये 2 चीज़ें मुख्य कारण हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्लस हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता, अगर वो 3 चीज़ें हम नहीं रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में जल का जो हम पानी पीते हैं कहीं ना कहीं वो यदि प्रदूषित हो जाए, या जो खाना खाते हैं, खाना खाने जो खाना बनाने का तरीका, जो बाजार से आप सब्जी फल वगैरह लाते हैं, वो सब अगर कहीं आपको उसको इसी तरह धो के पका के नहीं खाते हैं, या तीसरी चीज़ कहीं हम व्यक्तिगत स्वच्छता पे की तरफ ध्यान ना दें, हर खाना खाने से पहले हाथ ना धोएं, नाखून अगर बड़े हुए हैं, ये कुछ एक चीज़ जो इस मौसम में। और एक और चीज़ है कि इस मौसम के अंदर जो एक पूरा मौसम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत होती है मौसम के अंदर, बारिश लगातार होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक मौसम है जिसमें कि ये सब जो बीमारी पड़ने वाले कीटाणु हैं ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। तो ये सब इस मौसम में खासतौर से ज़्यादा होता है। मगर यदि हम यही देखें कि बच्चों में ये सब चीज़ें ज़्यादा क्यों होती हैं, खासतौर से एक और मिथ है लोगों के अंदर कि जो 6 महीने में या 7 में 1 साल से कम के बच्चों में दस्त काफ़ी होते हैं। उसकी वजह भी कुछ ये है कि बच्चे जो 6 महीने के बाद में बच्चे जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, प्लस बच्चा थोड़ा क्रॉल करता है, वो थोड़ा घुटमन चलना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं गंदे माहौल में अपने हाथ कहीं उसमें डालता है, पूरे वो उसके दांत निकलने होते हैं, मसूड़ों में खुजलन होती है, हाथ मुंह में डालता है, प्लस उसको हम दूध के साथ साथ, माँ के दूध के साथ में कहीं ऊपर का दूध भी पिलाना शुरू करते हैं और ऊपर का खाना देना शुरू करते हैं। ये सब जो फैक्टर्स, कई सारी चीज़ें आपस में मिलके
कहीं बच्चों में दस्त के कारण थोड़ा बढ़ जाते हैं इन जी, जो और जो पेरेंट्स बच्चों में। ये समझते हैं क्योंकि दांत निकल रहे हैं इसकी वजह से ही दस्त हो रहे हैं। डॉक्टर हरीश चिलानिया, आपसे इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जो इन्फेंट्स की बात की जाए, नवजात शिशु जो होते हैं, उनके अंदर जो पैटर्न होता है स्टूल्स का वो सेट नहीं रहता, तो अक्सर माता पिता ये सोच के चिंतित हो जाते हैं, अगर उनको लगता है 2-3 बार से ज़्यादा कहीं स्टूल पास कर रहा है बच्चा, तो पेरेंट्स को लगता है कि कहीं इसका स्टमक अपसेट हो गया या इसको दस्त हो गया, और अपने आप ही दवाएं भी शुरू कर दी जाती हैं। किस तरह से पहचान कर लें कि वाकई में समस्या हो रही है, और कितना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में या किसी में भी स्व इलाज ना किया जाए, क्योंकि विशेषज्ञ का मामला है तो एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। ये ना बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ख़ास करके जो नवजात बच्चे होते हैं और जैसे फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स में जो स्टूल की पैटर्न और फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एक डार्क ब्लैक स्टूल होता है जिसको हम मेकोनियम कहते हैं। फिर 2nd to 4th डे पे जो स्टूल होता है वो ग्रीनिश फ्रॉथी होते हैं और वो वाटरी होते हैं लिटिल बिट, तो इसको हम ट्रांजिशनल स्टूल बोलते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट डायरिया। उसके बाद जैसे ही बच्चा रेगुलर ब्रेस्ट फीड पे आ जाता है, जैसे 8 और 10 टाइम्स मदर ब्रेस्ट फीड करती हैं, तो उस टाइम पे जैसे ही बच्चा दूध पीता है उस टाइम पे स्टूल पास करता है, जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक फिनोमिना बोलते हैं जी। और ये अक्सर देखा गया है, जितनी बार माँ दूध पिलाती है या जब बच्चा जो है फ्लेटस पास करता है तो उस टाइम पे स्टूल थोड़ा सा रिलीज़ होता है। नाउ दिस इज़ नॉट डायरिया। और एक बच्चा हेल्दी जो माँ के दूध पे है, जिसको हम ब्रेस्ट फेड स्टूल बोलते हैं, वो 8 to 10 टाइम्स और इवन 15 टाइम्स भी वो स्टूल पास कर सकता है, बट इसको हम डायरिया नहीं बोलते हैं जी। बट जो डेफिनेशन डॉक्टर रसानिया जी अभी बता रहे थे कि अगर इसके बाद, जिसको हम येलोइश गोल्डन स्टूल ब्रेस्ट फेड स्टूल को बोलते हैं, इसके बाद अगर जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इससे ज़्यादा जो नॉर्मल मदर सोचती है और कंसिस्टेंसी, तो जब भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है देन द फीकल कंटेंट, जी। तब हम इसको बोलते हैं कि डायरिया हुआ है। उससे पहले जो हम उसको डायरिया नहीं बोलते हैं, और अक्सर इन चीज़ों के लिए मदर सोचती है डायरिया है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर्स के पास या स्वास्थ्य केंद्र में जाते भी हैं, जिसकी वजह से फिर अननेसेसरली मेडिसिन का वो उपयोग भी होता है, जो कि एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉर्मल ब्रेस्ट फेड स्टूल्स। जी। और हमारे साथ इंद्रदीप कौर भी हैं पंजाब से, जो हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रदीप जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे कि दस्त एक बड़ी समस्या का रूप ले सकता है, इसलिए प्रबंधन भी ठीक होना चाहिए और ऐसे उपाय भी हैं जिनकी वजह से बचाव भी हो सकता है। किस तरह से आप लोग ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाते हैं और कार्य कैसे चल रहा है? जो दस्त रोको अभियान का कार्य है ये अच्छे से चल रहा है। इसमें हमारे 2 फेजेस में तैयारी शुरू हो गई थी। 14 जून से हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सारे स्टेट्स को गाइडलाइंस आ गई कि आपने इसमें तैयारी करनी है। ORS की पर्याप्त मात्रा और जिंक की पर्याप्त मात्रा, जितने आपके स्टेट में बच्चे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपने उसको प्री पोजीशन करना है। और इसके साथ साथ ही इसमें बहुत सारा IEC मीडिया कैंपेन और इसमें 6 लाइन मिनिस्ट्रीज जुड़ने के साथ साथ हमने इसकी एक्टिविटीज़ को अप किया है। हर जगह पे हमने आशा के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से एक ORS जिंक कॉर्नर्स बनाए हैं और आशा को घर घर जाके इसका वितरित करना है। स्कूल में हैंड वॉशिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बहुत सारे जो हमारे पोस्टर मेकिंग, क्विज कंपटीशन, ताकि इसमें अवेयरनेस का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बच्चों के जो दस्त रोकने के लिए सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखना और इसके लिए जो अभियान की तरह से इसको चलाया जाना, इसकी अवेयरनेस करना और इसको हर घर तक ये मैसेज पहुंच जाना कि दस्त किस तरह से होता है और इसकी सफाई की प्रबंधन कैसे करना है और ORS और जिंक देना है। तो हमारा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, WCD है, वाटर एंड सैनिटेशन है, अर्बन अफेयर्स हैं, रूरल अफेयर्स हैं, तो ये 6 मिनिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं और हर कोई डिपार्टमेंट अपनी तरफ से IEC कैंपेन्स कर रहा है। और हेल्थ में तो हम स्कूल हेल्थ के साथ मिलकर बहुत सारे अभियान चला रहे हैं, उनको एक्टिविटीज स्कूल्स में
क्विज की फॉर्म में या पोस्टर मेकिंग की फॉर्म में, मीडिया की फॉर्म में, सोशल मीडिया में आईईसी हमें मिनिस्ट्री ने डेवलप करके दिए हैं और सारी आईईसी शेयर करे हैं। तो उसकी वजह से हम सारे ताकि इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। जी, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह के उपाय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं डायरिया यानी दस्त से बचाव में, और इसका प्रबंधन सही तरह से कैसे किया जाए और कितना आवश्यक है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। दस्त से बचाव और इसके प्रबंधन के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ हैं स्टूडियो में। डॉक्टर शोभना, एक ईमेल हमारे पास आया है, रिचा जी का ईमेल है। वो ये कह रही हैं कि उनके बच्चे की उम्र है 3 महीने और उसको बार बार दस्त हो जाते हैं। सवाल उनका ये है कि अगर जिस तरह से सीजनल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन बच्चे को कराई जाती है, तो क्या जो पेट के फ्लू है या दस्त है या संक्रमण जो है, उनसे भी बचाव में उपयोगी होगी है? बिल्कुल किरण जी, दस्त से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन का बहुत रोल है। खासकर जो हमारी रोटा वायरस वैक्सीन है, जिसको 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हर एक आंगनवाड़ी इम्यूनाइजेशन सेंटर पे फ्री उपलब्ध है, वो ज़रूर करानी चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चों में जो दस्त का मेजर कारण है वो वायरल डायरिया में रोटा वायरस ही एक होता है। उसके बाद उधर 9 महीने की उम्र पे जो खसरे का टीका लगता है, वो भी बच्चे को सीवियर दस्त होने से उसमें उसकी रोकथाम करता है। सो जब आपके बच्चे का और विटामिन ए की ड्रॉप्स जो कि 9 महीने, उसके बाद हर 6 महीने तक दी जाती है 3 साल की उम्र तक, ये भी बचाव करने में दस्त से बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली जैसे आपका बच्चे का शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का, वो पूरा करना चाहिए। जी, सवाल उनका ये भी था कि जैसे क्योंकि हम कहते हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा एक तरह का फ्लू है, तो क्या ये स्टमक फ्लू से भी बचाएगा बच्चे को? स्टमक फ्लू एक्चुअली जो भी वायरल इन्फेक्शन, फ्लू एक जनरल टर्म है जो हम वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो आप फ्लू का मतलब ज़रूरी नहीं कि बच्चे को खांसी, जुकाम या बुखार ही होगा। कोई भी वायरल इन्फेक्शन कि पेट का जो संक्रमण है और जो वायरल रोग श्वसन तंत्र में होता है, वो 2 अलग रूप से कार्य करते हैं। डॉक्टर हरीश चिलानी, बच्चों में बहुत ज़्यादा बॉटल फीडिंग का भी चलन है। हालांकि आप जो विशेषज्ञ हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि कटोरी चम्मच से दूध पिलाना चाहिए। बॉटल की हाइजीन मेंटेन करना
मुश्किल भी होता है शायद, और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि किस तरह से उसको स्टेरिलाइज किया जा रहा है, जिसमें बच्चे को यदि फॉर्मूला फीड दिया जा रहा है या डिब्बा बंद दूध भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइजीन को लेकर सतर्क रहना कितना आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार यही छोटी बातें हैं जो समस्या को बड़ा बना देती हैं। मैं तो कहूँगा कि इनफैक्ट मैं अगेन आई विल स्टार्ट कि भाई माँ का दूध सबसे ज़रूरी है, और ये मैं जो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक संपूर्ण आहार है, उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन के पूरे ऐसे तत्व हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। नाउ सपोज़ एक जैसे आपने एक सिचुएशन बताई कि जिसमें माँ को दूध ऊपर का देना पड़ रहा है, सपोज़ एक लेट अस प्रिज्यूम कि वो, और वो सिचुएशन कई बार हो भी सकती है, बट ऐसे सिचुएशन में जो सभी गाइडलाइंस हैं, जो चाहे हमारे भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, कि जिसमें यह है कि बॉटल का उपयोग ना किया जाए। द रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसकी जो हाइजीन है, क्योंकि हर बार बॉटल को बॉयल करके और इवन जो उसका जो निपल है जहाँ पे पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन की हो सकती है, उससे बचाव किया जाए। और ये देखा गया है कि और जैसे हम नर्सरी में भी छोटे से छोटे बच्चे जो प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं या नवजात बच्चे होते हैं, उनको भी हम आराम से चम्मच कटोरी से दूध पिलाया जा सकता है। हम लोग पहले सोचते हैं कि बॉटल में शायद टाइम कम लगता है और दूसरे में कम, इसका नाम क्या है, ज़्यादा लगता है और स्पिलेज होती है, बट एक्चुअली आज भी सफदरजंग या मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं वो बॉटल का उपयोग नहीं करते हैं और वो चम्मच कटोरी से ही पिलाते हैं। तो मेरी एक पेरेंट्स से सभी से गुजारिश है कि जहाँ तक पॉसिबल हो बॉटल का उपयोग ना किया जाए। दिस इज़ ए बहुत ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है एंड दिस इज़ ए वेरी फ्रीक्वेंट रीज़न फॉर विजिट टू द हॉस्पिटल्स। जी, तो और ये भी उपयोगी होगा कि अगर आप कटोरी चम्मच का भी उपयोग कर रहे हैं तो उसको उबलते पानी में डालकर कुछ देर रहने दिया जाए, जिससे स्टेरिलाइज हो जाए, यानी संक्रमण होने की संभावना लगभग न के बराबर हो जाए और कम हो जाए। डॉक्टर रसानिया, जब बात आती है कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर की, बहुत आम है कि अगर किसी ने पानी उबाला है लेकिन उसको पलटा किसी और बर्तन में, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो बर्तन कितना साफ था या नहीं। पहली बात कि किस तरह से पानी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जाए पीने के लिए। और जो हम एक बात कर रहे थे कि बरसात के मौसम में संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात की जाए या देश में जहां पर ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लडिंग की भी संभावना है और पानी के संक्रमित या दूषित होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। ऐसे में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए किरण जी, बरसात के मौसम में पानी शुद्ध पाना एक नेमत के बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की इन्फेक्शन, पानी में इसके थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मगर इस जो भी पानी है उसको साफ कैसे रखें, स्वच्छ कैसे रखें, प्लस उसको स्टोर कैसे करें, वो बहुत ज़रूरी है जानना। अगर पाइप वाटर सप्लाई आ रही है घर में, पानी पाइप के माध्यम से अगर आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके घर पे पानी आ रहा है वो साफ़ पानी है, क्लोरिनेटेड वाटर है। मगर यदि आपको जरा सा भी संशय है कि पानी साफ़ नहीं है, तो सबसे साधारण तरीका है पानी को उबाल कर पानी को रखें। एक खास तौर से इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि पानी जिस बर्तन में उबालें उसी बर्तन में उस पानी को रहने दें। ऐसा नहीं कि पानी को उबाल के फिर उस उबले हुए पानी को घड़े में डाल दें, ऐसा नहीं करना है। जिस पानी को आप उबालें, और एक और चीज़ उबालने में एक और ध्यान रखना है कि पानी जब उबल रहा हो तो कम से कम 1 या 2 मिनट तक पानी को उबलने दें, तब वो पानी कहेंगे कि हाँ पानी में जो कीटाणु है वो खत्म हो गए हैं। और एक बार अगर बॉयल हो गया है, पानी उबल गया है, कितने समय तक उसका उपयोग किया जा सकता है? यूजुअली ये पानी 24 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यदि वो पानी सही तरह स्टोर करके ढक कर रखा हुआ है। और एक और चीज़ है, उस उबले हुए पानी को भी अगर इस्तेमाल करना है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर बर्तन दिया, डाल दिया, उससे निकाल दिया। जब भी पानी निकालें, एक साफ हैंडल वाला पानी का निकालने वाला वो, जिससे आप पानी निकालें, मतलब कैसा उस पानी को जो स्टोर किया है, वो उबला हुआ पानी स्टोर किया है, उसको भी कैसे सुरक्षित रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। और यदि ये एक पानी उबालने का सुविधा यदि उपलब्ध नहीं है तो कहीं निकट के आपके स्वास्थ्य केंद्र में क्लोरीन की गोली मिलती है, क्लोरीन टैबलेट जिसे हम बोलते हैं। वो 20 लीटर पानी, लगभग एक घड़ा या एक बाल्टी, जो मध्यम साइज़ की बाल्टी है, 20 लीटर पानी, स्वच्छ पानी लेके उसमें वो डाल के आप गोली छोड़ सकते हैं। वो गोली अपने आप ही उसमें एक साफ चम्मच से उसको हिला के और लगभग 1 घंटे छोड़ दीजिए,
तो वो क्लोरीन जो है पानी में रिएक्ट करके उसके अंदर जितने भी इन्फेक्शन वाले कीटाणु हैं उनको खत्म कर देती है। जी। ये क्लोरीनेटेड पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत दो सारे सिंपल उपाय साधारण तरीके हैं और प्रभावशाली भी हैं, जी। उपयोगी भी हैं और सरल भी हैं, जिनसे आप पानी को पीने के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं नोएडा से, राजेंद्र सिंह जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये था, सबको पहले मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे छोटा बच्चा है और उसको दस्त लग जाते हैं, हैवी दस्त, ORS से नहीं ठीक हो पा रहा है, वो घरेलू और चीजों से नहीं ठीक हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति कौन सी आएगी जिसमें हमें डॉक्टर पर ले जाना ही पड़ेगा, वो जानना चाह रहे हैं, जिससे बच्चे को हम सेव कर सकें। जी डॉक्टर चिलानी, आपसे ही जान लेते हैं, क्योंकि एक वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स किसे माना जाए, और यदि जितने स्टूल्स हो रहे हैं उस मात्रा में बच्चा मुंह से जो है वो सेवन नहीं कर पा रहा उस ORS का या तरल पदार्थों का, कब ये जानने की समस्या है और फिर विशेषज्ञ के पास ले जाना तुरंत जरूरी है? यस, आई थिंक जो डायरिया और दस्त के जो मेजर प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन की वजह से है, जिसको हम हिंदी में निर्जलीकरण बोलते हैं। नाउ इसमें और दूसरा जो डिहाइड्रेशन है उसके भी बड़े सिम्टम्स हैं कि ये सम डिहाइड्रेशन है, जैसे माइल्ड टाइप की है, या सीवियर डिहाइड्रेशन है। जी। तो जैसे जो सम डिहाइड्रेशन है, जनरली वो जो है हम उसको आराम से घर पे मैनेज कर सकते हैं, और उसमें इनफैक्ट जैसे ही डायरिया शुरू होता है उसको हम उसी टाइम पे ही पानी, जैसे ORS है, ORS का घोल, जैसे वो हम चर्चा कर सकते हैं बाद में कि ORS बनाना कैसे है, तो ORS दे सकते हैं। और जब तक आपके पास अगर, और अभी प्रोग्राम में भी है कि ORS हर घर में दिया जाएगा, और साथ में अगर ORS नहीं है तो कम से कम जो भी बच्चा पानी पी सकता है, चाहे वो प्लेन पानी है, चाहे बाद में अगर हम देखें कि वो घर पे जो अगर शिकंजी बना सकते हैं, जब तक ORS आपके पास नहीं अवेलेबल है, कुछ ना कुछ बच्चे को आप पानी का सेवन करवाते रहिएगा। नमक चीनी का घोल जो है हम बोलते ही हैं, बट हम इसीलिए कहते हैं कि ORS का होना हर घर में ज़रूरी है डायरिया के लिए, क्योंकि उसमें सही मात्रा का जो सोडियम और ग्लूकोज जाता है। कई घरों में नहीं तो नमक चीनी का घोल जो है वो ज़्यादा भी जा सकता है, इसीलिए हम वो लोग रिकमेंड करते हैं कि ORS का पैकेट हर घर पे होना चाहिए। अगर ये देखो कि आपका बच्चा ORS नहीं पी पा रहा है या कोई भी पानी नहीं पी पा रहा है जी। और दूसरा एक ये भी लक्षण है कि उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है, आई थिंक ये दो वार्निंग साइन ऐसे हैं, और हर चीज़ उल्टी कर रहा है, कुछ भी आप पिला रहे हैं पर वो बच्चा बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इसका मतलब ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। अगर बच्चा ORS या पानी नहीं पी पा रहा है, या दूध नहीं पी पा रहा है, या सब कुछ उल्टी कर रहा है, या स्टूल में ब्लड आ रहा है, या दूसरा बच्चा जो है जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ती है, शुरू में बच्चा इरिटेबल होता है, उसको हम पानी पिलाते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, बाद में देखा गया बच्चा सुस्त हो गया है और बिल्कुल कुछ नहीं ले पा रहा है। और यूरिन आउटपुट भी अगर कम हो रहा है, पेशाब नहीं आ रहा। हाँ, यूरिन जैसे है वो तो जैसे आप देखेंगे डिहाइड्रेशन में यूरिन मदर बताती है कि उसके डायपर्स जो हैं वो हैवी अब कम हो गए, या मात्रा कम हो गई है, या फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। पर अगर बच्चा सुस्त हो गया है, या उसको पानी नहीं पी पा रहा है, या सब कुछ उल्टी कर रहा है, या फीवर है साथ में, आई थिंक इन सिचुएशन में एक डॉक्टरी सलाह लेना बड़ा ज़रूरी है, और बिफोर आप डॉक्टर तक जाए आई थिंक कुछ ना कुछ पानी का देना बहुत ज़रूरी है। जी, तो बेहतर तो ये होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न ही ना हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना है, तुरंत एक अस्पताल या विशेषज्ञ के पास बच्चे को लेकर जाना है। जैसे ही बच्चे को दस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्जलीकरण की संभावना रहती है। कौन से लक्षण हैं जिन्हें खतरे का संकेत माना जा सकता है, और ऐसे में तरल या ORS देना कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, आइए समझ लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। निर्जलीकरण अर्थात शरीर में पानी की कमी होना, ये अवस्था कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। दस्त, पानी व तरल का कम मात्रा में सेवन, अधिक गर्मी में अधिक पसीना आना, उल्टी, बुखार, बार बार अधिक पेशाब आना, या किसी रोग का प्रभाव, इन सभी कारणों से निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों में दस्त एक आम समस्या है, और दस्त होने पर निर्जलीकरण का खतरा रहता है।
दस्त होने पर शरीर के तरल पदार्थों का नुकसान होता है जो पानी या नमक से बने होते हैं। जब बीमार बच्चों को उल्टी या दस्त होते हैं तो उनके शरीर से बड़ी मात्रा में नमक और पानी निकल जाता है। दस्त के कारण निर्जलीकरण हो सकता है क्योंकि सामान्य से अधिक तरल इसमें नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक और खनिज जो शरीर के कार्य करने के लिए आवश्यक है, उनका असंतुलन हो जाता है। वैसे तो ORS का घोल निर्जलीकरण से बचाव में उपयोगी है, लेकिन यदि बच्चे में गंभीर लक्षण हो रहे हो या स्थिति बिगड़ रही हो तो ऐसे में अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता भी हो सकती है। आवश्यक है कि बच्चों में निर्जलीकरण से बचाव किया जाए और यदि निर्जलीकरण के कोई लक्षण हो तो उन्हें लेकर लापरवाही न की जाए, बल्कि तुरंत एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो निर्जलीकरण से बचाव करने के लिए डायरिया का सही प्रबंधन करना आवश्यक है। ऐसे में खान पान की कितनी भूमिका है, तरल पदार्थ किस तरह से लेने चाहिए और ORS का कितना महत्व है, ये भी विशेषज्ञों से जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर है राजस्थान झुंझुनू से जो फोन लाइन पर है। रंगलाल जी हैं हमारे साथ। आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। बिल्कुल सर। हेलो रंगलाल जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये जानने साहब, जो गाँव में जो बच्चे होते हैं इनको शुद्ध पानी नहीं मिलता तो फिर उनके दस्त वगैरह लगने लग जाते हैं जी, तो उनके कैसे पानी को शुद्ध कराया जाए? क्योंकि टंकियों में सफाई कोई होती नहीं है। जी, शुद्ध पानी कैसे मुहैया कराया जाए, इसका एक भाग जो है डॉक्टर हसानिया पहले ही एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर हसानिया किस तरह से गांव में ध्यान रखा जाए, क्योंकि जैसा आप बात कर रहे थे कि बरसात के मौसम में वाटर लेवल जो है वो भी बदल जाता है और कंटेमिनेशन की संभावना बढ़ जाती है और बहुत सी जगह है जहां पर हैंडपंप्स का प्रयोग भी किया जाता है। तो जो ग्राउंड वाटर है उसको भी सुरक्षित रखना है या कैसे आसानी से पानी को शुद्ध किया जा सकता है? इसका जवाब वैसे मैं पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर फिर एक बार पुनः एक बार उसको बता रहा हूँ आपको। ये बात आपने जो बोला कि बरसात के मौसम में जो कुएं होते हैं या हैंडपंप होते हैं, इनके अंदर पानी की क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है और वो कहीं ना कहीं वो पानी का क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसके लिए एक ज़रूरी, मैंने ऑलरेडी जैसे को बताया, पानी यदि आप, अच्छा, दो टाइप के हैंडपंप होते हैं। एक तो आपने देखो कास्ट आयरन का हैंडपंप होता है जो एक पुली के साथ में बना हुआ होता है, एक जो घरों में होता है। दूसरा तो सरकारी हैंडपंप है जो एल्यूमिनियम का बना होता है, थोड़ा जिसका मोटा बेस होता है। वो जो मोटे बेस वाला हैंडपंप है वो तब भी, क्योंकि काफ़ी गहराई में खोद के उसका पानी निकाला जाता है, वो तब भी उसका पानी सुरक्षित होता है। मगर ये दूसरे यदि हैंडपंप हैं, उन सभी हैंडपंप के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, पानी तो या तो उबालें या उसको क्लोरिनेट करें यदि। अच्छा, एक और चीज आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि जो ऊपर के जो टंकियां हैं वो साफ तो होती नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सभी का योगदान आवश्यक है। आपके घर की यदि टंकी है, घर के अंदर अगर ओवरहेड टैंक है, घर के अंदर जो वाटर टैंक है, उसकी नियमित रूप से सफाई करें। खासतौर से बरसात से पहले उसको साफ करें, पूरा अच्छी तरह साफ करके, और उसमें स्वच्छ पानी भरें। और यदि जो वैसी टैंक है तो सरकार उसको नियमित रूप से सफाई करती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ओवर टैंक पे लिखा भी रहता है सफाई करने का ध्यान, क्योंकि उनको रेगुलरली सफाई करते रहते हैं। जी जी। और डॉक्टर इंद्रदीप कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर इंद्रदीप, किस तरह से आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी आप तक पहुंच रहे हैं या जिन तक आप पहुंच रहे हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि यदि बच्चे को दस्त हो गया है तो उसके जो वार्निंग साइंस है या गंभीर लक्षण जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, उनके होते ही वो तुरंत विशेषज्ञ तक पहुंचे, और जैसे ही दस्त शुरू होते हैं तो जो ORS का घोल है वो भी बच्चे को दिया जाए और जिंक की जो गोलियां हैं वो भी बच्चे को दी जाएं, जिससे अगर संभावना हो भी गई है समस्या की तो वो गंभीर रूप न ले। वो छोटे छोटे की मैसेजेस डेवलप किए हुए हैं, डेंजर साइंस, कैसे खतरे के चिन्ह जिन्हें कहते हैं। तो हम इसको दोनों भाषा में, हिंदी में और पंजाबी में, जो भी लैंग्वेज में ये समझ रहे हैं लोग, तो वो खतरे के चिन्ह हमारी आशा को भी पता है, ANM को भी पता है, CHO को भी पता है। तो आशा तो हर घर में जा रही है, 2 पैकेट ORS के दे रही है, जिंक दे रही है। साथ के साथ
बता भी रही है कि जब दस्त शुरू होते ही आपने ORS बना के शुरू कर देना है। पर जैसे डॉक्टर चिलानी ने भी बताया कि जैसे ही खतरे के चिन्ह, उसको तेज बुखार आ जाता है, सांस लेने में कोई दिक्कत आती है, बच्चा खा नहीं रहा, इरिटेबल हो रहा है, तो ORS तो शुरू करना है कि जैसे ही खतरे के चिन्ह उसको लगते हैं तो वो जो नियरेस्ट आपका हेल्थ सेंटर है, आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे डॉक्टर मौजूद रहते हैं, तो वहाँ वो ले जाएं, उनकी बच्चे की जांच कराएं। उसके बाद वहाँ पे भी अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि ये तो मैनेजेबल है, जिसमें कि 3 तरह के हैं, कोई लक्षण बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं जो खाली ORS और जिंक से कंट्रोल हो जाएं। जी, तो क्या डिजिटल मीडिया का भी आप लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन्स तो लगभग हर व्यक्ति के पास हैं, तो किस तरह से उसके उपयोग से जानकारी आप सभी सामान्य लोगों तक पहुंचाते हैं? तो ऑलमोस्ट मोबाइल फोन और स्मार्टफोन हर किसी आदमी की रीच में है, तो उसमें मैसेजेस जा रहे हैं, स्टॉप डायरिया की जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हैंड वॉश के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना के भेजे जा रहे हैं ऑल ओवर द स्टेट, और उसको शेयर करा जा रहा है, वाइड स्प्रेड शेयर करा जा रहा है, ताकि आम लोग तक भी वो वीडियो पहुंच जाए और आम जन है जो उसको पता रहे कि कैसे स्वच्छता का ध्यान रखना है। डॉक्टर कौर, आप ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं, फील्ड में काम कर रही हैं और एक्चुअली इंटरैक्ट करती हैं लोगों के साथ, क्या कुछ चुनौतियां आपको लगती हैं जिस पर ध्यान देने की अभी आवश्यकता होगी? हाँ जी, चुनौतियाँ आती हैं हमें। कुछ ऐसे हमारे पास एरियाज रहते हैं, जैसे स्लम एरियाज रहते हैं, या फिर हमारे पास जैसे भट्टे हैं, या कुछ ऐसी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जिसमें लोग माइग्रेट करते रहते हैं, एक सीजन में रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो वहां पे पहुंच पाना थोड़ा हेल्थ वर्कर के लिए दिक्कत होता है। पर स्पेशल टीम्स को बनाया गया है कि उन एरियाज में जाके पहुंच की जाए, उन लोगों के साथ जाके तालमेल किया जाए और उनको समझाया जाए। तो ये सभी एरियाज हैं जिन पे विशेष करके बच्चे भी कुपोषित होते हैं, और इस एरियाज में बच्चों की जो लोगों का भी है, जो एजुकेशन का या लिटरेसी का लेवल भी कम रहता है, तो यहाँ पे जानकारी पहुंचाना, इसमें हमारे आशा बहुत मदद करते हैं और वो एरियाज के लिए स्पेशल फोकस हम जी, और उद्देश्य यही रहता है कि सरल तरीके से जो वहाँ के लोगों को समझ आए, उस तरीके से जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। डॉक्टर शोभना, एक जो महत्वपूर्ण बात डिस्कशन में आई है, डॉक्टर कौर ने उसका जिक्र किया कि कुछ लोग हैं जो एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं रहते, जो है माइग्रेट करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए किस तरह से आप लोग एम कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लूप में रखना बहुत आवश्यक है कि जहां हो वहीं पर उनको जानकारी भी मिले और जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उपलब्ध हो पाए? नहीं, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली है। जो हमारे पॉपुलेशन है जो माइग्रेट करती है या जो हार्ड टू रीच एरिया में है, जो ट्राइबल एरियाज़ में है, उन तक ये मैसेजेस पहुंचाने के लिए हम एक्सटेंसिव IEC का बहुत यूज़ कर रहे हैं उनकी अवेयरनेस के लिए। तो जो हमारे मैसेजेस हैं, स्पेशली इसके लिए एक न्यू वीडियोस तरह तरह की हर एक लैंग्वेज में बनाई गई है। इवन जो हमारे पोस्टर्स हैं, इस बार हमने 12 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश, तो 14 लैंग्वेजेस में पोस्टर निकाले हैं, और उनका हम हर एक तरह के प्लेटफॉर्म पे, एक तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हमारी मेन फोर्स हैं जो आशा हैं, प्लस स्पेशल टीम्स जाती हैं ट्राइबल में। इस ड्यूरिंग दिस विजिट्स उन स्लम पॉपुलेशन में कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पे ORS घोल कैसे बनाना है ये उनको सिखाया जा रहा है, और स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में, उस वाले स्पेशली केटरिंग टू दोज वाले एरियाज में जहाँ पे कि रीच नॉर्मल पब्लिक की या नॉर्मल फैसिलिटीज़ की नहीं है। तो मोबाइल हेल्थ टीम्स हैं हमारी, वो इसमें हमारी हेल्प कर रही हैं, और टीवी रेडियो स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ की रीच हर जगह है। टीवी रेडियो स्पॉट्स, सोशल मीडिया, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हमारे मोस्टली एरियाज में है, तो इस वाले प्लेटफॉर्म को बहुत यूज़ किया जा रहा है। एक चीज़ मैं बस इसमें ऐड करूँगी कि हमारी जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, डायरिया के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोकथाम पे खास ध्यान दी जाए। इसके लिए जो और सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे जल जीवन मिशन, सफाई, स्वच्छता अभियान, उन सबको भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि हर जगह रीच उसका पहुंच सके। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं दस्त के प्रबंधन और बचाव के बारे में। ये जानकारी फिर जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद, ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार
और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दस्त यानी डायरिया से बचाव के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ पंजाब से, भंवर सिंह जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सिंह साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी, मैं भंवर सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से जी। एक 2.5 महीने का बच्चा, उसको पेट में दर्द रहता है, रोता रहता है, और जब अपनी माँ का दूध उसको पिलाते हैं तो बार बार अटक जा रहा है। मैंने डॉक्टर साहब की भी एक सलाह ली तो उसमें बीच बीच में प्रॉब्लम आ जा रही है। कुछ समस्या हल हुई मगर पूरी नहीं हुई। जी डॉक्टर हरीश चलानी, पूरा सुन नहीं पाया। बच्चा है, माँ का दूध पीता है तो पेट में दर्द रहता है और रोता रहता है, क्या ये कोई एलर्जी भी हो सकती है डॉक्टर चलानी? जनरली माँ के दूध के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, और इस केस में मैं कहूँगा कुछ और कारण ढूंढना चाहिए पेट दर्द का। कहीं और ऊपर का दूध तो नहीं साथ में कुछ और दे रहे हैं, बिकॉज मदर के दूध की वजह से पेट में दर्द तो नहीं होता है। तो कारण कुछ और कुछ और हो सकता है, जिसके लिए मेरे को लगता है कि आप ज़रूर एक डॉक्टरी सलाह लीजिएगा, बिकॉज इस उम्र में और भी कारण हो सकते हैं पेट दर्द। और कई बार हम बच्चा जब रोता है तो हम सोचते हैं पेट दर्द की वजह से रो रहा है, पर वो बच्चा एक्सप्रेस तो कर नहीं पा रहा है। तो आई थिंक अगर रो रहा है और अनकंसोलेबल है तो इसमें डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, कि जानना कि वो क्यों रो रहा है। डॉक्टर चलानी, आपने वो एक बात बोला था ना, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है वो डायरिया हो, वो भी वजह हो सकती है उसकी। तो एक कारण क्या है उसका, वो जानना आवश्यक है। एक विशेषज्ञ से परामर्श दोबारा भी ले सकते हैं या सेकंड ओपिनियन भी ली जा सकती है। डॉक्टर हसानिया, हाइजीन की हम लोग बात कर रहे हैं और स्वच्छता में हाथों को साफ करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बार हम लोग हाथ धोते हैं लेकिन किस तरह से धोना है या तो उस पर ध्यान नहीं देते या जानकारी भी नहीं होती। सही तरीका क्या होना चाहिए अपने हाथों को साफ रखने का? किरण जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपका ये है, क्योंकि बिना हाथ की सफाई की जानकारी के लिए, क्योंकि आप खाना खाएं, खाना बनाएं, कुछ भी करें उससे पहले आपके हाथ साफ होना जरूरी है। बहुत साधारण एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सुमंक। सीधा पहले हाथ गीला करें, गीला करके साबुन उसमें लें, फिर साबुन लेके हाथ को सीधे रगड़ें, सीधा, फिर उल्टा SU, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर नेल्स नाखून, और फिर कलाई। सो सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई, सुमंक इसको हम साधारण भाषा बोलते हैं। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो ये अगर आप कर रहे हैं 2 मिनट अगर आप इसको साबुन से इस तरह हाथ साफ करें, खाना खाने से पहले, किसी भी काम, शौच जाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, ये थोड़ा सिंपल स्टेप्स अगर याद रखें तो आपका काफी हद तक दस्तों से रोकथाम हो सकता है। जी, और हम ये भी बात कर रहे थे डॉक्टर शोभना की यदि प्रबंधन ठीक से होता है, मान लीजिए किसी कारण से दस्त हो गए, लेकिन अगर वहीं पर ही मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है तो गंभीरता भी नहीं बढ़ेगी और बच्चे के स्वास्थ्य को भी संभाला जा सकता है। अक्सर होता यह है कि जब भी बच्चों को दस्त होते हैं, या तो ब्रेस्ट फीड पर है तो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराना, स्तनपान कराना बंद कर देती हैं, और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसका आहार रोक दिया जाता है, ये सोचकर कि शायद जो है थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा पेट को तो पाचन ठीक हो जाएगा। कितनी आवश्यकता है कि तरल और जो सही पोषण है उस समय कायम रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने किरण जी। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि माँओं को लगता है जब दस्त हो रहे हैं, तो एक मैं बड़ी क्लियरली सबसे ये आग्रह करूँगी कि जब भी किसी बच्चे को दस्त होते हैं तो माँ अपना स्तनपान जारी रखे, साथ में जो बच्चे का ऊपर का खाना है जितनी मात्रा में वो आराम से ले सके वो चालू रखना है। खिचड़ी, लिक्विड, छाछ, पानी की कमी नहीं होने देनी। साथ ही साथ जो भी ऊपर का खाना बच्चा ले रहा है वो खिलाना बंद नहीं करना है। दस्त जितना होगा उसके लिए उस मात्रा में उसको ORS का पानी, लिक्विड, घोल, छाछ, ये चीजें आप देते रहिए साथ साथ, और ऊपर का खाना भी चालू रखना है। एक और जो बड़ी बात है डॉक्टर चिलानी, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि अगर दस्त होना है तो कौन सी दवा देनी है, तो विशेषज्ञ से परामर्श लेने की आवश्यकता भी नहीं लगती है खुद ही, क्योंकि सबके पास मेडिकेशन होता ही है। अगर 2 बच्चे हैं या आसपास के लोग भी बता देते हैं।
कितनी आवश्यकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दवाओं का ही उपयोग अधिकतर किया जाता है, ये जान लें कि वाकई जो संक्रमण है वो बैक्टीरिया के कारण है और वाकई इसमें आवश्यकता या उपयोगिता होगी दवाओं की या नहीं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मेजॉरिटी आई थिंक डायरियाज जो हैं वो वायरल डायरियाज होते हैं, इसीलिए इन केसेस में सिर्फ पानी को कमी को कैसे रोका जाए, सिर्फ इसको करना है। इनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। रादर अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डायरिया को और सिवियर कर देते हैं जी। तो एंटीबायोटिक्स का रोल तभी है, एक ही इंडिकेशन है जब अगर स्टूल में ब्लड आ रहा हो और डायरिया है, तब हम ये सोचते हैं कि ये बैक्टीरिया रीज़न हो सकता है या कोई पैरासाइट का है, तब उसमें एंटीबायोटिक्स का रोल है। और ऐसी स्थिति में भी आवश्यक यही होगा कि विशेषज्ञ को दिखाकर परामर्श लें, और अगर वो कहते हैं, सलाह देते हैं कि दवा की आवश्यकता है और कौन सी दवा की आवश्यकता है वही उन्हें दिया जाए, ओवर द काउंटर पे ना लिया जाए जी। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डायरिया यानी दस्त से बचाव के बारे में, और कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर चेलानी आपसे कि डायरिया एक सामान्य स्थिति है तो ऐसे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, डायरिया एक बहुत ज़रूरी है विषय जिसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और उसमें पानी की कमी को रोकना चाहिए। डॉक्टर शोभना, क्या डायरिया या दस्त की समस्या सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रभावित करती है जो जन्म के समय कमजोर हो, प्री टर्म हो या जिनका वजन कम हो? नहीं, डायरिया हर एक बच्चे को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि रोकथाम की जाए। उन बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करने का आशंका होती है जो कि कमज़ोर हैं या मालनरिश्ड हैं, लेकिन डायरिया से कोई भी बच्चा प्रभावित हो सकता है अगर सफाई का ध्यान ना रखा जाए एंड प्रिवेंशन ना की जाए। डॉक्टर रसानिया, बहुत से लोग ये सोचते हैं क्योंकि एक आम समस्या है इसलिए एक दो बार यदि बच्चे को डायरिया हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दस्त जो है, दस्त अगर बच्चों में है तो खासतौर से उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। खासतौर से उसके लक्षण देखते रहें कि जो दस्त अगर किसी प्रकार से निर्जलीकरण के कोई लक्षण उसके अंदर तो नहीं है, जैसे आंखें अंदर दस रही हैं या बच्चा थर्स्टी प्यास ज़्यादा लग रही है उसको, या इस तरह कोई, तो उस तरह की चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर चेलानी, क्या दस्त का कारण आमतौर पर वायरस का संक्रमण ही होता है? मेजॉरिटी यस वायरल, एंड बहुत ही कम केसेस में जो होता है वो बैक्टीरियल, मेजॉरिटी इज वायरल। डॉक्टर शोभना, क्या इसकी वजह सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर या दूषित पानी का सेवन ही होती है? नहीं, और भी वजह होती हैं। ये मेजर वजह है कंटामिनेटेड वाटर एंड दूषित पानी, लेकिन उसके अलावा बच्चे को इन्फेक्शन हो जाना, उसका इम्यूनाइजेशन प्रॉपर तरीके से ना होना, बच्चे का खाना पीना पूरक आहार ना मिलना जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाए, ये सारी चीज़ें इसमें पार्ट ले सकती हैं। क्या ये समस्या सिर्फ बरसात के मौसम में ही होती है डॉक्टर हसानिया? बरसात के मौसम में थोड़ा इसका नंबर बढ़ जाता है, वैसे किसी भी समस्या किसी भी मौसम में हो सकता है जी, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ये मानते हैं डॉक्टर चेलानी कि बच्चों को अगर दांत निकलते हैं उसकी वजह से दस्त लग जाते हैं। नहीं, मैं कहूँगा कि दांत की वजह से नहीं होता है, बट उसमें क्योंकि बच्चों को दांत में वो ईचिंग और वो होती है, तो जब हाथ डालते हैं तो वो अगर हाथ साफ ना हो तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। डॉक्टर शोभना, क्या बच्चे को यदि डायरिया हो तो ऐसे में उसका आहार या स्तनपान बंद करना अच्छा उपाय है जिससे पाचन तंत्र को थोड़ा सा आराम मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को दूध स्तनपान कराते रहना है, उसको ऊपर का खाना खिलाते रहना है उसके उम्र के हिसाब से और नीड के हिसाब से, और जितना दस्त हो उसके लिए उस हिसाब से ORS एंड तरल पदार्थ देते रहना है। यदि हाथों को एक बार धो लिया जाए तो उसके बाद सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी डॉक्टर हसानिया? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हाथों की नियमित सफाई और पूरा शारीरिक सफाई, हर चीज़ की सफाई आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कीटाणु किसी माध्यम से पहुंच सकता है, तो इसलिए आवश्यक हाथों की सफाई तो आवश्यक है ही जी। डॉक्टर चेलानी, एक बार बच्चे को दस्त हो तो एंटीबायोटिक दवाएं सबसे उपयोगी विकल्प सिद्ध हो सकता है इनको ठीक करने के लिए? नहीं, मैं कहूँगा कि अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है जब स्टूल में ब्लड आ रहा हो या डॉक्टर कभी कहे, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बार बार बच्चे को दस्त होते हैं तो इससे क्या बड़ी समस्या बच्चे के लिए हो सकती है डॉक्टर शोभना? बच्चे के पोषण पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, बच्चा कुपोषित हो सकता है, उसका वजन नहीं बढ़ेगा और वो बार बार डायरिया के अलावा और बीमारियां भी लेने के लिए प्रोन हो जाता है। बहुत तरह के वाटर फिल्टर्स उपलब्ध हैं डॉक्टर हसानिया, और लोग ये सोचकर
जो है उसका प्रयोग कर लेते हैं कि अब तो कोई चिंता की बात नहीं है? क्या सारे वाटर फिल्टर्स पानी को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाने में उपयोगी हैं? देखिए, पानी वाटर फिल्टर का होना इतना उपयोगी है, इसमें दो राय नहीं, मगर पानी को कैसे आप स्टोर करके रख रहे हैं भविष्य में इस्तेमाल के लिए, वो ज़्यादा जरूरी है। अब ये ऐसा नहीं कि वाटर फिल्टर के अंदर आप ज़्यादा पैसा खर्च करके और उसको करें। पानी की सफाई के और भी साधारण तरीके हैं, मगर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस पानी, जो साफ पानी है, उसको कैसे आप स्टोर करके रख रहे हैं जी, वो जरूरी है। राइट। ORS का घोल दिया जाए, शिकंजी पिलाई जाए, या कोकोनट वाटर दिया जाए, या बहुत से लोग जूसों का भी प्रयोग करते हैं डॉक्टर चिलानी? आई थिंक बेस्ट है ORS, बरादर जूसेस का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि उससे डायरिया वर्स हो जाता है। तो और ख़ास करके एरेटेड ड्रिंक्स भी, उसमें स्टमक डिस्टेंड हो जाता है और फिर वॉमिटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर शोभना, जिंक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों में डायरिया के प्रबंधन के लिए? जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बच्चे को सीवियर डायरिया होने से बचाता है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन, बच्चे को भर्ती ना, उससे इम्प्रूव करता है। तो जब भी बच्चे को दस्त शुरू हो, ORS के घोल के साथ उसको एक जिंक की गोली रोज देनी है 14 दिन तक। 2 से 6 महीने तक के बच्चों में आधी जिंक की गोली और 6 महीने के ऊपर के बच्चों में 1 जिंक की गोली 14 दिन तक उसको आगे होने वाले एपिसोड से भी बचाएगी और इस एपिसोड को भी कम सीवियर कर देगी और बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रसानिया, एक बार उबला हुआ पानी कितने समय के लिए उपयोग किया जा सकता है? अधिक से अधिक 24 घंटे से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए। उसको 24 घंटे बाद उसको दोबारा, मैं फिर बोल रहा हूँ, उबला हुआ पानी रखना एक अलग चीज़ है, उबला हुआ पानी को कैसा आप स्टोर करके रखते हैं, कितना उसको सुरक्षित रख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं करना है कि एक बर्तन में उबाला और दूसरे बर्तन में पलट दिया, ये बिना देखे कि वो बर्तन कितना साफ है या नहीं। डॉक्टर चिलानी, रेड फ्लैग्स कौन से वो चिन्ह बताना चाहेंगे जिनके होने पर तुरंत ये समझ जाए कि ये जो है खतरे का संकेत है और इमरजेंसी की तरह उसको लिया जाए? अगर डायरिया के बाद बच्चा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हर चीज़ वॉमिट कर रहा है, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, नंबर 1। सेकेंड थिंग इज़ बच्चा सुस्त हो गया है और बिल्कुल दूध नहीं पी पा रहा है, और थर्ड केस में जहाँ पे हाई ग्रेड फीवर है और स्टूल में ब्लड आ रहा है। राइट। आई थिंक अब कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो गया है। इंद्रदीप कौर जी हमारे साथ पंजाब से हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? इंद्रदीप कौर जी, आप एक वाक्य में सभी लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की आवश्यकता और किस तरह से उपयोगी होगा डायरिया से बचाव के लिए? जो हमारा एक स्लोगन है लॉन्च हुआ कि डायरिया की रोकथाम, स्वच्छता और ORS से रखिए अपना ध्यान, तो यही एक स्लोगन है जिसको अवेयरनेस की फॉर्म में मैं कहना चाहती हूँ कि स्वच्छता और ORS दोनों डायरिया की रोकथाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शोभना, एक वाक्य में आपका संदेश? मेन 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, रक्षा, रोकथाम और उपचार। तो बच्चे की रक्षा करनी है हमें, उसको सही आहार देकर उसका इम्यूनाइजेशन बढ़ा के। रोकथाम करनी है, उसको इम्यूनाइजेशन दीजिए, हाथ साफ रखिए, और उपचार सही टाइम पे उसका उपचार करना है जैसे ही बच्चे को डायरिया स्टार्ट होगा ORS और जिंक से। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए सभी विशेषज्ञों को, डॉक्टर हरीश चिलानी, डॉक्टर शोभना गुप्ता, डॉक्टर SK रसानिया और डॉक्टर इंद्रदीप कौर जो हमारे साथ पंजाब से जुड़ी थी। आवश्यक है कि सभी के लिए स्वास्थ्य को यदि ठीक रखना है तो कई ऐसे खतरे हैं, विशेष तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, जिनसे बचाव भी किया जा सकता है। और यदि उसके विषय में जानकारी हो, गंभीर लक्षणों की जो बात कही है, यदि वहां तक पहुंच भी जाती है स्थिति, उनको पहचान कर यदि सही इलाज करवाया जाए तो जटिलताओं से बचा जा सकता है। आवश्यक है कि अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी स्वास्थ्य को ठीक रखने में बेहद उपयोगी है। यदि सेहत को लेकर रहेंगे सावधान, तो ये है हमारा वादा कि आप नहीं होंगे परेशान, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सेहत ठीक रहेगी और बीमारियों से बचाव होगा। टोटल हेल्थ एक माध्यम है आप तक सभी समस्याओं से बचाव की जानकारी पहुंचाने का, स्वास्थ्य की जागरूकता का। ये सिलसिला जारी रखेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।